चलिए फटाफट खबरों के बाद भारत की बात में आगे बढ़ेंगे। तुर्की को भूकंप से ऐसा झटका लगा कि अभी संभलने में लंबा समय लगेगा। तुर्की का दर्द देश और दुनिया के सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम तुर्की में मौजूद है। एबीपी न्यूज तुर्की पहुंचने वाला देश का पहला न्यूज चैनल है। हम तुर्की की हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। भूकंप के केंद्र वाले प्रांत से प्रणय उपाध्याय की ये रिपोर्ट देखिए। बर्बादी का मंजर, शहर शहर खंडहर, मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। मैं तुर्की के पजासिक शहर के अंदर हूं और ये शहर लगभग भुतहा शहर हो चुका है। इस तरीके की खंडहर इमारतें जरूर हैं यहाँ पर, जिंदगी का कोई निशान नहीं देखने को मिलता है। अधिकतर लोग यहाँ से इन मकानों को, इन जर्जर घरों को छोड़कर जा चुके हैं। खासतौर पर जो लोग बचे भी हुए हैं वो बाहर सड़कों पर टेंट के अंदर रह रहे हैं। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप देखें कि किस तरीके से ये पूरी इमारत जो है वो भरभरा कर नीचे आ गई। ये बहुत सारे सवाल खड़े करती है। सवाल इसलिए भी खड़े करती है शोभना, क्योंकि सिस्मिक जोन 5 में इस पूरे इलाके के अंदर जो कहा जाए कि भूकंप के लिहाज से ये सक्रिय इलाका है। यहां पर भूकंप आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं। खराब कंस्ट्रक्शन का ये जरूर नमूना कहा जा सकता है। और इस इमारत के अंदर जो मेरे पीछे आप देख रही हैं ना, इस इमारत के अंदर कई लोगों का घर था, कई लोगों के अरमानों से बसाए हुए आशियाने थे यहां पर। लेकिन अब यहां पर मकान कहां है, घर कहां है, आशियाना कहां है, खंडहर कहां है, ये ढूंढना मुश्किल हो गया है। यहां केवल मलबा नजर आ रहा है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, आशियाने मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी इमारतें हैं जो गिरी तो नहीं, लेकिन अब किसी काम की भी नहीं रही। इन इमारतों को भी जल्द गिराने का काम शुरू किया जाएगा। आप ये देखें कि किस तरीके से जो इमारतें बच भी गई हैं वो भी इस समय ऐसी स्थिति के अंदर हैं कि अब उनके अंदर कोई नहीं रह सकता। और अगर ये मकान, इसमें अगर कोई लौटना भी चाहेगा तो पहले ये पूरी इमारत जो है वो गिराई जाएगी, यहाँ पर नई इमारत कंस्ट्रक्ट होगी और उसके बाद ही कोई इसके अंदर रह सकता है, क्योंकि इसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में बियॉन्ड रिपेयर डैमेज, ये इस कदर डैमेज हो चुकी है। इसके अंदर करीब 10 लोगों की मौत हुई और मलबा जिस कदर यहाँ पर गिरा है, इसमें राहत और बचाव का काम करना मुश्किल है। यानी हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी इसके अंदर दबे ही हों, उनकी बॉडीज को भी यहाँ से नहीं निकाला जा सका। ये बहुत दर्द का मंजर है। ये वाकई में दिल दहला देने वाली चीज है और शायद हम उस दर्द को केवल बयां कर पा रहे हैं, लेकिन जिस दर्द को ये लोग जी रहे हैं, जिस तरीके के दर्द के साथ ये लोग यहां पर जिंदगी अपनी बसर कर रहे हैं, और इस जिंदगी की भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप अपने घर को टूटते हुए देखने के बाद उसी इलाके के अंदर अगर आप रह रहे हो, आपको सड़कों पर जिंदगी बसर करनी पड़ती हो, आपको अपना अरमानों से बसाया हुआ घर जो है वो इस तरीके से मलबे की तरह तब्दील होता हुआ सामने नजर आए और उसके बाद आप सड़कों पर उस तरीके से रहें जैसे कि शायद सड़कों पर बेघर लोग रहते हैं, तो ये निश्चित रूप से उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दर्द है। ये मेरे सामने आप देख रही हैं ना, ये इस तरीके से यहाँ पर फिलहाल टेम्परेरी शेल्टर बनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ और लोग जो हैं उनको यहाँ पर रखने के लिए ज़रूरत महसूस की जा रही है और इस तरीके से सरियों से फिलहाल यहाँ पर टेम्परेरी शेड जो है वो बनाया जा रहा है। तुर्की में आए भूकंप में हजारों हजार घर पूरी तरह तबाह हो गए, तो वहीं कई इमारतों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। क्या खास है इन इमारतों में और भारत को क्या सीखने की जरूरत है, बता रहे हैं प्रणय उपाध्याय। तुर्की में करीब 24 साल पहले भूकंप आया था और उसके बाद से यहाँ पे बिल्डिंग बायलॉज काफी सख्त किए गए थे। यहाँ पर बाकायदा भूकंप टैक्स वसूल किया जाता है, उसको लेकर भी सवाल है। और इंश्योरेंस यहाँ पर मकान का करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी व्यक्ति को बिजली और पानी का कनेक्शन मिल पाता है। लेकिन उसके बावजूद सड़क के इस पार एक इमारत की स्थिति ये है, यहाँ पे इस तरीके की दुर्गति हुई। वहीं दूसरी तरफ आपको मैं एक दूसरी इमारत दिखाना चाहूंगा जो अभी भी लगभग इंटैक्ट खड़ी हुई है। ये ऐसी इमारत है जिस इमारत के अंदर इसके शीशे भी नहीं टूटे हैं। यानी एक अच्छा कंस्ट्रक्शन अगर रहता है, ऐसा कंस्ट्रक्शन जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है, यानी एक ऐसी इमारत जो अर्थक्वेक के इतने तगड़े झटकों को भी सहन कर सके, तो निश्चित रूप से वो कई जिंदगियां बचा सकती है, कई लोगों के घर बच सकते हैं। तो इस तरीके की तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये दोनों का कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि महज सड़क के इस पार और उस पार की ये जो तस्वीर है, ये एक तरीके से कंपैरिजन करने के लिए एक बहुत तगड़ा नमूना, एक तगड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। ये मकान जिसका कंस्ट्रक्शन शायद बेहद खराब क्वालिटी का रहा होगा, वो मलबे का ढेर बन चुका है जिसने 10 जिंदगियों को यहां लील लिया। वहीं दूसरी तरफ ये एक मकान है जहां फिलहाल दहशत के कारण भले ही लोग इसको छोड़ के गए हों, लेकिन अभी भी यह स्थिति के अंदर देखा जा सकता है जहां पर कि उसके शीशे तक इंटैक्ट हैं, यानी उसके शीशे भी नहीं टूटे हैं। और यह बताता है कि इस मकान का कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी के अंदर शायद बेहतर चीजों का इस्तेमाल किया गया होगा और जो जिंदगियों को, कई जानों को बचा सकता है। जिन लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं वो वहीं सामने टेंट लगाकर रहने के लिए मजबूर हैं। भूकंप तबाही मचाकर गुजर चुका है, लेकिन अब मौसम इम्तिहान ले रहा है।
केवल मलबे से निकालकर जो कुछ सामान लोग ला सकते हैं, उस सामानों को लाने के बाद में यहाँ पर लोग अपना जो है टेंट में रह रहे हैं, कोई गाड़ियों में रह रहा है, गाड़ी के अंदर घर का सामान इस तरीके से ठूस कर भरा गया है। जो रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी बड़ी मुश्किल से यहाँ मुहैया हो रही हैं। और आप देखें कि किस तरीके से यहाँ जो धुआं उठ रहा है ना, शायद ये वो उन घरों में रहने वाले लोग थे जिनके यहाँ पर हीटिंग सिस्टम हुआ करते थे शोभना, लेकिन अब यहाँ पर चूल्हे के ऊपर चाय चढ़ी हुई है और लोग अलाव जलाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी सुबह का तापमान -5 का होता है। रात को ठंड बहुत ज्यादा होती है और आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इन लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके घर यहाँ पर रहे हो। बिजली की व्यवस्था तो है लेकिन बिजली के कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस चीज को लेकर आ रही है कि यहाँ पर आखिर वो जिंदगी बसर कैसे करें। खाने की व्यवस्था का जहां तक सवाल है, उसके अंदर जो यहाँ की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है AFAD, उसकी तरफ से लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही कुछ जो स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं, जो कुछ फैक्ट्रीज हैं, वहां पर टेम्पररी शेल्टर्स बनाए गए हैं, वहां पर लोग रह रहे हैं। लेकिन आप देखिए क्या करे, आप इस तरीके से अगर उसका घर जो है वो महज एक टेबल के ऊपर सिमट जाए और उसके अंदर उसकी उम्र का पड़ाव भी ऐसा हो कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो आखिर क्या करे। तो भारत की बात में आगे बढ़ेंगे। तुर्की में तबाही की गवाही हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में भी अब राहत बचाव का काम तेज किया जा चुका है। तुर्की से प्रणय उपाध्याय ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। युद्ध स्तर के ऊपर यहाँ पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो ज़रूर चल रहे हैं। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं ताकि इस मलबे को भी हटाया जा सके, ताकि अगर कोई ज़िंदगी वहाँ पर फंसी हो तो उसे बचाया जा सके। और साथ ही इस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, आप देखिए कि यहाँ पर सिसकियों की आवाज़ के साथ साथ केवल जो नज़र आता है, जो दिखाई देता है और जो सुनाई दे रहा है, वो इन हैवी मशीनरी की आवाज़ है। यहाँ पर ख़ासतौर पर इस तरीके की बड़ी क्रेन्स के ज़रिए जो है स्लैब्स को उठाया जा रहा है, उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो ज़रा सी भी कोशिश करते हैं कि अगर कोई जिंदगी का निशान हो तो उसे ढूंढा जा सके। साथ ही जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो इंटीरियर इलाकों के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। DRF की जो टीम है, 2 टीमें थी, उन्हें नूरदागी के इलाके के अंदर डिप्लॉय किया गया, तमाम इमारतों के अंदर। और हमने खुद देखा ग्राउंड जीरो के ऊपर कि किस तरीके से जो भारतीय NDRF की टीम के डॉग स्क्वाड हैं, उनकी मदद लेने के लिए तमाम जो दूसरी टीमें हैं वो भी आ रही हैं, जो दूसरे रेस्क्यूअर्स हैं वो आ रहे हैं। और जो डॉग स्क्वाड के जो 4 डॉग्स आए हैं, इसके अंदर पहली बार किसी इंटरनेशनल ऑपरेशन के अंदर डॉग स्क्वाड को भी हिस्सा बनाया गया है, तो वो लोग भी आए हैं। फ्रीडम ऐप से सीख आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।